कई बार हमने सम्मेलन किया और उनके जो सुझाव है सबको शामिल किया और हमने उद्योगों के लिए जब ये पॉलिसी बनी और उसका हमने विमोचन किया, सारे उद्योगपति आए थे, तो मैंने पूछा तो एक लाइन कही उन्होंने कि छत्तीसगढ़ की उद्योग नीति से कोई भी उद्योगपति एनपीए नहीं होगा। जबकि देश में दौर चल रहा है कि बहुत लोग हमारे यहाँ बैंक करप्ट हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की नीति इस प्रकार से 60% से लेकर 150% तक की सब्सिडी दी जा रही है और ये 100 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप 20 को पॉलिसी के तहत आप लाभ उठा सकते हैं। पत्थर धूप भी नहीं उगता, मैं ऐसी जगह में वही बिजली की कमी, क्योंकि वनांचल में आप बिजली नहीं ले जा सकते, पानी की व्यवस्था में बांध नहीं बना सकते, सिंचाई की व्यवस्था में, लेकिन ये है कि शहर वालों को ऑक्सीजन देने के लिए वो जो जंगल में जो हमारे लोग रह रहे हैं वो उसको कीमत चुकानी पड़ रही है। तो मैंने कहा उसके लिए कम से कम 5 एकड़ में कम सोलर पैनल लगाने की अनुमति दे दीजिए ताकि उन जो जंगल में रहने वाले को भी बिजली का लाभ मिल सके। लेकिन भारत सरकार ने अनुमति नहीं दी। बात भ्रष्टाचार की बात आपने कही और उससे सबसे सही तरीका ये है कि योजनाएं ऐसी बने कि जो बजट का पैसा है वो डायरेक्ट ट्रांसफर हो। और मैंने अपने जो सवाल के उत्तर उसमें मैंने कहा 1,60,000 करोड़, अभी हमारी बजट ही कितना है 1,20,000 30,000 करोड़ अब पहुंचा है, लेकिन इससे पहले तो 80-85,000 करोड़ से हमने शुरू किया था और उसमें से 1,60,000 करोड़ रुपये डायरेक्ट ट्रांसफर हुआ था। हम न चप्पल जूता खरीदे था पिछले सरकार जैसे खरीदती थी, न टिफिन खरीदा, न मोबाइल खरीद के बांटा, सीधा पैसा उनके बीच में गया। अपने पसंद के कपड़े पहने, अपने पसंद के जूते चप्पल पहने, अपने पसंद के चश्मा ले, अपने पसंद के मोबाइल खरीदे, लेकिन हमने उसे बात भी नहीं किया था, लेकिन पिछली सरकार ने किया था। दूसरी बात आपने कहा कि अन्ना हजारे और केजरीवाल जी, कुमार विश्वास जी खूब यहाँ रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार की बात कही थी और ये जो पेट फुलाने उसका आने वाले क्या नाम था, लाला रामदेव, आजकल वो बड़े गणितज्ञ बन गए थे उस समय कि इतना विदेशी धन इस देश में, इतना विदेशी धन इस देश में, इतना वहाँ ब्लैक मनी वहाँ, वो इतने आएंगे और उसी कैलकुलेशन में दूसरा जो व्यक्ति है उन्होंने कहा 15-15 लाख का खाते में एक हिसाब बताया, दूसरे ने उसको वितरित कर दिया, आया कुछ नहीं। तो सवाल उससे कब पूछेगी जनता? दूसरी बात यह है विदेशी धन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी बंद लिफाफा गया, उसमें क्या हुआ आज तक कोई पूछने वाला नहीं। वो लिस्ट कहाँ है, उसमें कार्रवाई क्या हुई? तो बात यह है कि आपकी योजना इस प्रकार से। दूसरी बात यह है आज एक और बात लोगों से पूछना चाहिए कि इतने अधिक जो उद्योगपति है हिंदुस्तान से पलायन क्यों कर रहे हैं? कोई आंकड़ा है किसी के पास? आज सब के दूसरे देशों में कहीं न कहीं उसका कुछ न कुछ एस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि यहाँ धरा जाएगा तो वहाँ जाकर एस्टेब्लिश हो जाएगा। इतना भय का वातावरण क्यों है? तो ये सारी बातें हैं जो जिसके सब उत्तर एक मंच में बैठ के नहीं किया जाता। इसमें लंबी चर्चा हो सकती है, बहस भी हो सकती है कि इसको रोका कैसे जाए। आज तो ट्रेंड बन गया है कि कोई भी यदि सरकार की निगाह टेढ़ी होती दिखाई दे रही तो तुरंत व्यक्ति यहाँ से दूसरे देश की नागरिकता लेना शुरू कर देते हैं। ये स्थिति हो गया है हिंदुस्तान में। देखिए छत्तीसगढ़ में हेल्थ की स्थिति बहुत खराब थी, बिल्कुल सही बात। दूसरी बात यह है कि लोगों की ये हो गया हम जैसे हैं वैसी होंगे, मतलब किसी मलेरिया है तो सालों साल से मलेरिया है उसको पता ही नहीं। लेकिन हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में हॉस्पिटल खुले हुए हैं लेकिन वो हॉस्पिटल को जाता नहीं, हाट बाजार जाते हैं, हमारे बाजार की परंपरा है, गांव में भी शहरों में। हमने कहा कि डॉक्टर को वहीं भेज देते हैं, तो करीब 1800 बाजार हमने चिन्हित किए और वहाँ हम लोगों को उसमें डॉक्टर भी है, नर्स भी है, दवाई है, 10 प्रकार के खून जांच की व्यवस्था है कि करीब 1 करोड़ से अधिक लोग इसका लाभ ले शहर में भी गाँव है।
दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में और तब से लेकर आज तक के हमारे यहाँ पहले तो मलेरिया से मौत तो बड़ी बात है, उल्टी तरह से लोगों की मौत हो जाती है। हम लोग मध्य प्रदेश में थे तो हमारा पावर सत्र में पहला ध्यान आकर्षण ये स्थगन यही होता था कि बस्तर में, सरगुजा में उल्टी दस्त से इतने लोगों की मौत हो गई। जांच टीम भी यहाँ गई पिछले सरकारों में, आज वो बात नहीं होती। हम हेल्थ सिस्टम कितना महत्वपूर्ण कर दिया। डॉक्टर भूपेश बघेल स्वास्थ्य योजना हमने शुरू की, जिसमें 5 लाख तक की सुविधा है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत हम लोगों ने 25 लाख तक के जो बड़ी बीमारियां हैं हम लोग सहायता देते हैं। तो हेल्थ के सेक्टर में हम लोगों ने बड़ा काम किया। श्री धनवंतरी योजना हमने शुरू की, जिसमें टेलीमेडिसिन मिलता है ब्रांडेड कंपनी में, जिसमें 50 से 70% तक की छूट मिलती है। उसमें सैकड़ों करोड़ रुपये लोगों को बचे। शिक्षा के क्षेत्र में मैं आपको कहूँगा कि पहली बार शासन की ओर से अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोला गया हमारी सरकार में। स्वामी आत्मानंद जी थे, उसके नाम से शिक्षा क्षेत्र में उन्होंने बड़ा काम किया। तो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल शुरू किए और कोरोना काल के समय अधिकारी के साथ बैठे रहते थे, सीमाओं से बाहर निकल ही नहीं सकते थे क्योंकि लॉकडाउन लगा है। अधिकारी बुला मीटिंग करते थे, मीटिंग समाप्त होने के बाद मैंने चालू की बात की 20 साल हो गए, 2020 की बात कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में 20 साल हो गए, लेकिन एक हॉस्पिटल नहीं बना पाए जहाँ आप अपने बच्चों की इलाज करा सकें, परिवार के लोगों की इलाज करा सकें, और एक स्कूल नहीं बना पाए जिसमें अपने बच्चों को पढ़ा सकें। बात यही अधिकारियों को 3 स्कूल चिन्हित किए गए, 3 स्कूल समय शुरुआत किए। आज 377 स्कूल है अंग्रेजी माध्यम के, और उत्कृष्ट हिंदी माध्यम के भी 350 थे। तो इस प्रकार से करीब 750 स्कूल जो है वो हमारे उत्कृष्ट हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के हैं, और जिसमें 4.25 लाख बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं। और पहली बार इस साल, क्योंकि 3 साल शुरू हो गया, 12वीं पढ़ के निकल भी रहे हैं, तो कॉलेज क्या है, इस साल 10 कॉलेज हम लोग अंग्रेजी माध्यम में शुरू किए हैं। तो ये क्योंकि जब बस्तर या सरगुजा में जाता हूँ, जब भी दौरे में जाता हूँ, तो वहाँ 2 ही मांग रहती है। एक तो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोल दो, दूसरा हमारे यहाँ बैंक खोल दो। पहले बैंक का चपरासी दे के भागते थे लोग, अब बैंक क्योंकि सबके पास पैसा हो गया है तो उनको ट्रांजेक्शन करना, पैसा निकालना है, जमा करना है, तो उसके लिए बैंक मांगते हैं। तो हेल्थ और एजुकेशन में हम लोगों ने काम किया। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे जो हेल्थ के वर्कर हैं इतना बढ़िया काम किए कि कोरोना काल में आप दिल्ली में रहती हैं तो ये मोहल्ला क्लिनिक कितना आपको सपोर्ट किया मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे यहाँ जो मितानिन है, जिसे दूसरी जगह आशा वर्कर और करते हैं, और हमारे हार्डवेयर क्लिनिक के जो लोग हैं इतना बढ़िया काम किए कि न पहले लहर में और दूसरी लहर में इन लोगों ने हजारों लोगों को जान बचाई। वो सारे ट्रीटमेंट भी करते रहे, उसे बड़ा लाभ मिला। आप लड़ते हैं, इंसान से दूसरे लड़ाते हैं, और लड़ाने वाले हमेशा होशियार होते हैं और आनंद लेते हैं। वो डॉक्टरों की मदद करते हैं कि वो लड़ते हैं बाक्स के अंदर में, तो आपको बीपी बढ़ जाता है, डॉक्टर को भी फायदा हो जाता है। आप अपने दिमाग को क्यों एंगेज कर रहे हैं, कचरा क्यों डाल रहे हैं? ये जितना आप कचरा डालेंगे दिमाग में उतना आप तनाव में रहेंगे, उतना जीवन सरल नहीं रहेगा। तो जीवन को सरल बनाएंगे, सबसे बड़ी बात तो ये है। सहज रहिए, सरल रहिए, और इसे जितना दूर रह सके उतना अच्छा है। आज तो आज वही है कि धीरे धीरे लोग समझ, पहले जब वो छोटे रहे होंगे 75 के 80 के दशक में, तो आप खुद चीखते रहते थे टेलीविजन से, लेकिन आप समझ गए हैं, हम दूर हो गए हैं। अब दूसरी पीढ़ी वो भी समझ जाएगी ना, तो ये जो लड़ने लड़ाने का काम है वो खत्म हो जाएगा और सही दिशा में धीरे धीरे परिपक्व होगा। कोई भी चीज जब नहीं आती है ना तो उसके पीछे लोग भागते हैं। पहले रेडियो आया तो रेडियो के पीछे भागते थे, सैकड़ों लोग एक घर में बैठे रहते थे, वो बड़ा से एंटीना तार लगा रहता था। उसका टेलीविजन आया था तो चित्रहार देखना है तो सब लोग ठीक करते रहते थे, मिलाया तो तुरंत ठीक करने लगते थे, उसके पीछे भागते थे। आज अब वो भागना कम हो गया है, तो कैसे अलग अलग सेक्टर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमको फुटबॉल नहीं बनना है। इधर सीख मारा उधर गए, उधर सीख मारे इधर आए, ये काम नहीं होना चाहिए। अपने विवेक से हम लोगों को काम करना चाहिए। मैं समझता हूँ धीरे धीरे परिपक्व होगा और इस सबसे उभरेंगे। और सही जो देश की जो समस्या है, समाज की जो समस्या है, युवा वर्ग की समस्या है, महिलाओं की समस्या है, उसके मामले में हम लोग चर्चा करेंगे। शिक्षा के बारे में आप नेहरू जी से लेकर आप तक बात की, और इसके बाद अलग अलग सरकारों में अलग अलग समय में जो परिस्थितियां बनी, अर्थव्यवस्था जैसी रही, उसके हिसाब से उन लोग निर्णय लिए। तो आज जो स्थिति है कि जो सरकारी जो स्कूल है
और उसके बाद निजी स्कूल, तो इसकी जो तुलना हुई उसी प्रकार से तो आज भी आप देखेंगे यदि कॉलेज की बात करेंगे तो प्राइवेट कॉलेज उतने कहाँ सफल हुए हैं, स्कूलों में जरूर हो गए आज भी, लेकिन जितने भी हमारे बड़े संस्थान हैं वो तो शासकीय हैं, चाहे IIT कहें चाहे IIM कहें। बताइए बड़ा प्राइवेट में इतना बड़ा IIT कितने हैं जितने IIT गवर्नमेंट सेक्टर में। तो बड़ी जो शिक्षण संस्थान है, मेडिकल कॉलेज कितने सफल हो पाए प्राइवेट में जितना गवर्नमेंट सेक्टर में। तो ये बड़े इन्वेस्टमेंट के हैं और इसको अब लाभकारी बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर फीस अधिक लगेगा। तो जो मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, वो लोग इसमें कैसे जाएंगे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें जो जैसे मैंने बताया कि हमने अंग्रेजी स्कूल खोला, तो जो एक सीट है उसके अगेंस्ट में 10-10, 15-15 आवेदन है, क्योंकि वहाँ निःशुल्क पढ़ाई हो रही है, यूनिफॉर्म भी दिया जा रहा है, मध्याह्न भोजन भी दिया जा रहा है, तो सारी सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं। और इसी कारण से जितने प्राइवेट स्कूल है जो अच्छे नहीं थे वो बंद हो गए, लेकिन जो सफल स्कूल है, स्टैंडर्ड के स्कूल है, जरूर चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं। तो एक तुलनात्मक स्थिति रहना चाहिए, क्योंकि यदि एक सेक्टर में पहले जैसे रहता था ना कि बस के बारे में कहते थे कि सरकारी बस है वो बहुत खटारा होता है, प्राइवेट की बात हुई। अब जैसे हम छत्तीसगढ़ में बंद कर दिए, हमारे पिछले सेक्शन में बंद हो गया है जो परवान निगम, तो जो प्राइवेट जो बसेज है वो खटारा हो गई था, क्योंकि उसको कोई उसके साथ कोई कंपटीशन नहीं है। तो कंपटीशन बने रहना चाहिए, बिना प्रतिस्पर्धा के कोई भी व्यवस्था है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। प्रतिस्पर्धा खत्म होने के बाद उसमें जड़ता आ जाती है, रुक जाती है।